Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about the novel Gulliver's Travels which is written by Jonathan Swift. So आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गुलिवर्स ट्रेवल्स नॉवल के बारे में जिसको लिखा है जॉनथन स्विफ्ट ने एंड मे बी आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने इसके बारे में 9th-10th क्लास में पढ़ा हो बिकॉज ये 9th-10th क्लास में CBSE में था पहले. आई डोंट नो अब है या नहीं है, बट गुलिवर्स ट्रेवल में जब आपने वो पार्ट पढ़ा होगा तो सिर्फ गुलिवर्स का एक ही प्लेस का वॉयज पढ़ा था एंड दैट इज हिज वॉयज टू लिलीपुट. बट अगर हम बात करें पूरी गुलिवर्स ट्रेवल्स जो नॉवल है इसमें जो गुलिवर है वो अलग अलग प्लेसेस पर जाता है, सिर्फ लिलीपुट पे ही नहीं जाता और भी कई जगह जाता है. 4 पार्ट्स में ये नॉवल डिवाइडेड है. सो हम देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में गुलिवर्स ट्रेवल्स के बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. So guys, we'll discuss about introduction to the author Jonathan Swift, then we'll discuss about introduction to this novel. After that we'll discuss about the plot summary of all the parts. As I told you कि इस नॉवल में 4 पार्ट्स है तो हम सभी पार्ट्स की प्लॉट समरी देखेंगे. डिटेल्ड समरी में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ बिकॉज अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. सो गाइज मैं यहाँ पर आपके साथ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स डिस्कस नहीं कर रही बिकॉज प्लॉट समरी में कैरेक्टर्स ऐसे कुछ आएंगे नहीं. अगर आप चाहते हैं कि मैं लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स पर एक इंडिविजुअल बना दूँ वीडियो तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स. अदरवाइज मैं जब आपके साथ सभी पार्ट्स की डिटेल्ड समरी डिस्कस करूंगी, इट्स मीन जो सभी 4 पार्ट है इसके वॉयज टू लिलीपुट, इस तरीके से जो और भी वॉयजेस हैं उनकी अलग अलग जब समरी डिस्कस करूंगी तब मैं आपके साथ उनकी लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स डिस्कस कर लूंगी. अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले ही एक इंडिविजुअल वीडियो सिर्फ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स पर बना दूं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. देन विल डिस्कस अबाउट द थीम्स एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट दिस सिंबल. सो ये सारे टॉपिक्स आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो ये नहीं होगा क्योंकि लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं और जो समरी डिस्कस कर रहे हैं वो भी प्लॉट ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं. डिटेल्ड हम यहाँ पर नहीं जाएंगे. जो इसके नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे, पार्ट वाइज जो समरी आएगी उसमें मैं आपके साथ डिटेल डिस्कस कर लूंगी. So without any further delay, let's discuss about introduction to the author Jonathan Swift. So guys, here is the introduction to the author Jonathan Swift, one of the greatest English prose writers. Yes, जो Jonathan Swift है वो one of the greatest English prose writers है. मतलब ये poetries ज़्यादातर नहीं लिखी, इन्होंने prose ही लिखे हैं. Came of an English family, ये English family से ही belong करते हैं. Settled in Dublin, Ireland. और ये आयरलैंड में सेटल हो जाते हैं. ही वॉज बोर्न ऑन 30th November 1667. सो ये इनका बोर्न टाइम है. एंड व्हेन ही वॉज जस्ट 3 years old, हिज मदर लेफ्ट हिम, लुक्ड आफ्टर बाय हिज अंकल. सो जब ये 3 साल के थे इनकी मदर चली जाती हैं और इनको कौन पालता है उसके बाद? उसके अंकल. लेटर ही अटेंडेड ट्रिनिटी कॉलेज. उसके बाद वो ट्रिनिटी कॉलेज अटेंड करते हैं बट क्योंकि जो इनके अंकल थे बाद में इसकी पढ़ाई के लिए ज़्यादा फंड नहीं देते हैं तो इसे बीच में फिर अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है. Went to be a politician's secretary which provided materials for his satire about the political and religious corruption of his society. सो ट्रिनिटी कॉलेज अटेंड करने के बाद इतना फंड नहीं होता, ये नहीं पढ़ पाते आगे तो ये एक पॉलिटिशियन के सेक्रेटरी बन जाते हैं. और देखो जब आप एक पॉलिटिशियन के साथ रह रहे हो तो आपको पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी. सो जब ये उसके साथ रहे उस टाइम पीरियड पर इन्हें बहुत ज़्यादा मटीरियल मिल गया सटायराइज करने के लिए, पॉलिटिकल भी और रिलीजियस भी जो इनके टाइम पीरियड का था. इनकी सोसाइटी में किस तरीके का पॉलिटिकल करप्शन था, इनकी सोसाइटी में किस तरीके का रिलीजियस करप्शन था, उसके बारे में इन्हें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल इस टाइम पीरियड पर, मतलब जब ये एक पॉलिटिशियन के सेक्रेटरी थे, इन्हें बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल गया और इन्होंने सटायर भी किया, सटाराइज किया अपने टाइम पीरियड के पॉलिटिकल और रिलीजियस करप्शन पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखा. स्विफ्ट मेजर सटारिकल वर्क्स इंक्लूड अ टेल ऑफ टब, द बैटल ऑफ बुक्स एंड गुलिवर्स ट्रेवल. और स्विफ्ट के मेजर सटारिकल वर्क्स में इंक्लूड है अ टेल ऑफ टब, गुलिवर्स ट्रेवल एज वेल एज द बैटल ऑफ बुक्स. He also wrote several pamphlets on church and argument against abolishing Christianity. देखो guys, जो यहाँ पर इन्होंने लिखा है ये देखा जाए तो पॉलिटिकली सटायराइज कर रहे हैं और यहाँ पर ये चर्च का जिक्र कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं रिलीजियस है. सो ही रोट सेवरल पैम्फलेट्स ऑन चर्च. इन्होंने चर्च के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा पैम्फलेट्स लिखे जिसमें से है एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एबॉलिशिंग क्रिश्चियनिटी विच वॉज रिटन इन 1708. Then again in 1708 he wrote another pamphlet named The Sentiments of a Church of England Men with respect to religion and government. इसके अलावा भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा pamphlets लिखे and he wrote several pamphlets related to Ireland as well.
ही रोट सम पोएम्स एज वेल, बट मैंने आपको कहा ना ज़्यादातर इनकी जो राइटिंग्स है वो प्रोज है, पोइट्री इन्होंने इतनी ज़्यादा नहीं लिखी है, बट कुछ पोएम्स इन्होंने लिखी हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू द ऑथर जॉनथन स्विफ्ट. नाउ विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू दिस नॉवल. सो गाइज हियर इज द इंट्रोडक्शन टू द नॉवल. स्विफ्ट्स मोस्ट पॉपुलर वर्क, ठीक है, जो ये गुलिवर्स ट्रेवल है, ये जॉनथन स्विफ्ट का मोस्ट पॉपुलर वर्क है. Begin in 1721 and finished by 1725. जॉनथन स्विफ्ट ने इसे लिखना शुरू किया 1721 में और 4 साल बाद 1725 में जाकर ये फिनिश हुई, कंप्लीट हुई. इट इज हाईली ग्रिपिंग टेल ऑफ वेरियस एडवेंचर्स ऑफ लैम्यूएल गलीवर. यस, इसमें जो लैम्यूएल गलीवर है, ही वॉज द प्रोटैगनिस्ट, और उसके जो एडवेंचर्स हैं वो हम देखते हैं. It is Swift's most comprehensive and brilliantly worked out satire on man and civilization. तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिव्यू इसमें आ रहा है. इसमें जो स्विफ्ट है उसने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लिखा है इसको, और उन्होंने इसमें मतलब एक तरीके से सटायराइज किया है मैन और सिविलाइजेशन को. फर्स्ट, इट्स एलिमेंट ऑफ फैंटेसी. इट हैज़ बिकम अ चिल्ड्रंस क्लासिक. ऑब्वियसली गुलिवर्स ट्रेवल जो है वो एक चिल्ड्रन क्लासिक है. बच्चे, छोटे जो बच्चे हैं उनकी बुक्स में भी लिलीपुट वाला जो चैप्टर है वो आ जाता है, वॉयेज टू लिलीपुट गुलिवर्स ट्रैवल. सो ये जो है ये फैंटेसी एलिमेंट्स भी इसमें देखने के लिए मिलते हैं. सो इट हैज बिकम अ चिल्ड्रन क्लासिक एज वेल. गुलिवर इन द लैंड ऑफ लिलीपुट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन इन इंग्लैंड. यस, गुलिवर का जो लिलीपुट वाला वॉयेज था वो चिल्ड्रन लिटरेचर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में ये बच्चों के लिए मोस्ट पॉपुलर स्टोरीज बन गई थी. And Gulliver Travels shows us pretensions, treachery, cowardice and vanities of human nature on the one hand, and on the other hand its endurance, curiosity and spirit of adventure. जो Gulliver's Travel नॉवल है ये देखो कॉन्ट्राडिक्टरी है. एक तरफ तो ये दिखाती है कि प्रिटेंशंस है, ट्रेचरी है, ह्यूमन में कहीं ना कहीं एक डर होता है, कावर्ड होते हैं ना, ऑन द वन हैंड ये चीज़ें शो की जाती है. ऑन द अदर हैंड इट शोज द एंड्योरेंस, क्यूरियोसिटी, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, कि आपको डर तो लगता है बट यू आर रेडी फॉर द एडवेंचर्स. तो मतलब कहीं ना कहीं कावर्डाइज भी है और एक स्पिरिट ऑफ एडवेंचर भी है. दिस बुक इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. ये बुक 4 पार्ट्स में डिवाइड है. ईच बुक डिस्क्राइब्स अ न्यू काइंड ऑफ एनकाउंटर एंड एक्सपीरियंस फॉर गुलिवर. यस, ये जो बुक है मतलब गुलिवर्स ट्रैवल एक पूरी नॉवल है, उसमें 4 पार्ट्स है, मतलब 4 बुक्स हैं, और ये 4 पार्ट्स, ये 4 बुक्स गुलिवर का हर बार एक नया एनकाउंटर दिखाते हैं एक अलग जगह पर. ठीक है, गुलिवर हर बुक में एक अलग जगह पर मिलता है, अलग एनकाउंटर होता है, अलग एक्सपीरियंस होता है. ईच बुक बिगिंस विद अ सी वॉयेज अंडरटेकन बाय हिम. यस, हर बुक में वो एक सी वॉयेज पर जाता है, एंड एवरी टाइम फॉर वन रीजन और अनदर ही इज कास्ट अवे. जहाँ पर वो जाना चाहता है चारों पार्ट में वो उन्हीं पार्ट्स पर जा ही नहीं पाता. ठीक है, जहाँ के लिए वॉयेज स्टार्ट करता है, वॉयेज स्टार्ट तो कर लेता है बट फॉर वन रीजन और अनदर ही इज कास्ट अवे. वो उस प्लेस पर पहुंच ही नहीं पाता, कहीं और ही पहुंच जाता है. ईच टाइम ही रीचेज अ प्लेस वेयर ही मीट्स अ न्यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस नॉट टू बी फाउंड इन डे टू डे वर्ल्ड. सो हर बार जब वो अपने वॉयेज पर जाता है और अलग जगह पर जब वो पहुंच जाता है, वो ऐसी जगह पर पहुंच जाता है और ऐसे एक्सपीरियंस वो फील करता है, न्यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस जो कि डे टू डे वर्ल्ड में मिल ही नहीं सकते हैं. सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू द नॉवल. अब हम देख लेते हैं प्लॉट ओवरव्यू. देखो मैंने आपको बताया डिटेल्ड समरी आने वाली वीडियोस में मैं डिस्कस कर लूंगी. यहाँ पर हम ओवरव्यू देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, सेकंड पार्ट में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा. मैं आपको यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन इसीलिए दे रही हूँ बिकॉज जब हम डिटेल्ड डिस्कस करेंगे तो आपको पता होगा अच्छा आने वाले पार्ट्स में फिर ये इस तरीके से लिंकअप होने वाला है. सो गाइज हियर इज द प्लॉट समरी ऑफ ऑल द पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्या होगा. Gulliver reaches the land of Lilliput where men and women are no longer than 6 inches. यहाँ पर when नहीं आना, यहाँ पर ये where आना है. Where men and women are no longer than 6 inches. So first part में जो गुलिवर है वो जाता है land of Lilliput में, और वहाँ के जो person है मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो 6 inches तक ही हैं, उससे लंबे नहीं हैं. At first he is made a captive, later becomes the friend of king. पहले तो उसे prisoner समझ लिया जाता है, वो इतना बड़ा होता है, वहाँ के लोग उससे डर जाते हैं और उसे बांध लेते हैं, कैप्टिव बंदी बना लेते हैं. बट उसके बाद जब वो किंग से मिलता है, किंग को बताता है अपने बारे में, तो किंग उसके बारे में जानकर बड़ा ही इम्प्रेस होता है और वो किंग का फ्रेंड बन जाता है. डिटेल्ड हम डिस्कस करेंगे इस समरी में. एंड बाय द एंड ऑफ दिस बुक ही बिकम्स द विक्टिम ऑफ प्लेस
हैज टू रिटर्न अवे टू सेव हिज लाइफ। सो पहले तो ये किंग का फ्रेंड बन गया, बट बाद में सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो जाते हैं कि जो गुलिवर है वो लिलीपुटियंस को अपना दुश्मन लगने लग जाता है। एक टाइम पर तो गुलिवर लिलीपुटियंस की हेल्प करता है ब्लीफस्कन्स के अगेंस्ट। ब्लीफस्कन्स जो है वो लिलीपुटियंस के एनिमीज होते हैं, और जो गुलिवर है वो लिलीपुटियंस की हेल्प करता है, ब्लीफस्कन्स को हरा देता है। बट फिर लिलीपुटियंस को डर लगने लगता है कि कहीं गुलिवर ब्लीफस्कन्स के साथ ना मिल जाए, और वो सोचते हैं कि अब हमें गुलिवर को ब्लाइंड करना पड़ेगा। इस तरीके की वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही हैं। सो दैट्स वाई ये कहा गया है दैट ही बिकम्स द विक्टिम ऑफ दैट प्लेस। वो उसी प्लेस का बाद में विक्टिम बन जाता है और अब उसे भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइटर हियर is comment on human ego which makes him consider himself as infinitely taller than others. Exactly, यहाँ पर देखो मैन एंड सिविलाइजेशन पर जॉनथन स्विफ्ट कमेंट कर रहे हैं, तो उनका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, वो इन द वॉयज ऑफ लिलीपुट में क्या शो कर रहे हैं कि जो ह्यूमन की ईगो है वो इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि ह्यूमन अपने आप से बड़ा किसी को समझता ही नहीं है। वो अपने आप को ही सबसे बड़ा समझता है। हिज ईगो मेक्स हिम कंसीडर हिमसेल्फ एज इन्फिनेटली टॉलर देन अदर्स, कि सबसे बड़ा मैं ही हूँ। सो ये वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है जॉनथन स्विफ्ट का। ये हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पूरा समरी में जो डिटेल्ड होगा तब देखेंगे कैसे कैसे प्लॉट डेवलप होता है। अगर हम बात करें पार्ट 2 की, तो यहाँ पर सिचुएशन रिवर्स्ड है। जब लिलीपुट में जाता है वहाँ पर तो छोटे छोटे लोग मिलते हैं, जब यहाँ पर जाता है तो बहुत बड़े बड़े लोग मिलते हैं। Here he reaches the land of Brobdingnags, before whom Gulliver himself is a tiny creature. ठीक है, Brobdingnagians के आगे जो गुलिवर है वो खुद tiny creature लगता है, बहुत छोटा लगता है। सो सिचुएशन रिवर्स हो गई है, वहाँ पर वो बहुत बड़ा लग रहा था, यहाँ पर वो बहुत छोटा लग रहा है। The Brobdingnagians look upon Gulliver with amusement and they listen to his talks of his own civilization and achievement of his civilization. सो जो ब्रॉबडिग्नैगियंस है वो गुलिवर की बातें बड़े मज़े से सुनते हैं, बड़े अम्यूजमेंट से सुनते हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आता है गुलिवर की बातें सुनकर। गुलिवर उन्हें अपने सिविलाइजेशन के बारे में, अपने सिविलाइजेशन की अचीवमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म करता है। और जो ब्रॉबडिग्नैगियंस का है उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होता है, वो हम डिटेल में देखेंगे। सो पार्ट 3 में क्या होता है, दिस पार्ट डिस्क्राइब्स हिज वॉयेज टू लापुता, बालनिबार्बी, ग्लब्दुब्द्रिब, लुगनाग एंड जापान। सो इसमें थर्ड पार्ट में जो गुलिवर है वो इन 5 प्लेसेस पर जाता है, लापुता, बालनिबार्बी, ग्लब्दुब्द्रिब, लुगनाग, जापान। इन दिस पार्ट ऑन ईच आइलैंड ही एनकाउंटर्स अ न्यू वर्ल्ड। और जब वो मतलब इन 5 प्लेसेस पर जाता है, इन 5 आइलैंड पर जब वो जाता है, हर आइलैंड पर ही एनकाउंटर्स अ न्यू वर्ल्ड, एक अलग ही वर्ल्ड उसे देखने के लिए मिलता है। Gulliver is able to call up the dead and discovers the deception of history. So Gulliver जब यहाँ पर जाता है तो वो जो डेड लोग होते हैं, जो मरे हुए लोग होते हैं, उनको भी मतलब उठा पाता है और उनकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कवर कर पाता है। People in Laputa are overthinkers and ridiculous. लापुता के जो लोग हैं they are overthinkers, और at the same time Gulliver उन्हें क्या कहता है, that they are ridiculous. सो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि वो हर आइलैंड में क्या क्या करता है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड गाइस, इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट 4, सो दिस पार्ट डिस्क्राइब्स हिज वॉयेज टू द लैंड ऑफ याहूज एंड होयनिम्स। सो इस पार्ट में उसका वॉयेज बताया जाता है याहूज का एंड होयनिम्स का। ऑन दिस आइलैंड होयनिम्स आर दी हॉर्सेस। सो जो ये होयनिम्स है, ये हॉर्सेस हैं, आर दी मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर्स। सो इस आइलैंड पर बड़ी ही डिफरेंट सिचुएशन है कि जो हॉर्सेस हैं उन्हें सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर बताया है, एंड याहूज जो है वो ह्यूमन है, विच आर दी सिली, इंडोलेंट एंड इंफीरियर क्रिएचर्स। सो हॉर्सेस को इंटेलिजेंट बताया, समझदार बताया है, और जबकि जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्हें सिली बताया है और इंफीरियर बताया। तो ये बड़ा मज़ा आने वाला है इसको पढ़ने में कि मतलब हम ह्यूमन जो हैं वो सिली हैं, इंफीरियर हैं, और जबकि जो हॉर्सेस आर दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑफ दैट आइलैंड। सो गाइज, यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स एनालिसिस के लिखना भूल गई हूँ, लेट मी डिस्कस अबाउट दैट। देखो, एक्सेप्ट जापान ऑल द प्लेसेस मेंशन्ड अबव आर फिक्शिशियस। सो देखो, जापान के अलावा और जो भी प्लेसेस यहाँ दिखाए हैं, ब्रॉबडिग्नैग हो गया, लापुता हो गया, याहूज, मतलब ये सभी प्लेसेस फिक्शिशियस है, फिक्शनल प्लेसेस हैं, मतलब ये ऑथर की खुद की क्रिएशन है, ऐसा कोई प्लेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उन्होंने अपनी क्रिएशन से इन प्लेसेस के नाम दिए हैं। जापान इज द ओनली प्लेस जो एग्जिस्ट करता है, सच में है।
एक्सेप्ट जापान, बाकी सभी प्लेसेस फिक्सिशियस है, फिक्शनल है। बट इट इज़ द आर्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑथर कि वो हर प्लेस को हमारे लिए रियल बना देते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमें हर प्लेस ऐसा लगता है, जैसे अगर हम बात करें लिलीपुट की, तो वो हम इतनी ज़्यादा बार पढ़ भी चुके हैं, हमें एकदम रियल लगता है। सो ये जॉनथन स्विफ्ट की आर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन है कि वो इतने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को कि जो रीडर है वो उसमें खो जाते हैं और वो दूर दूर तक नहीं सोचते कि ऐसा कोई प्लेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो फिक्शनल है। सो ये इनका डिस्क्राइब करने का तरीका इतना अच्छा है। एंड स्विफ्ट हिमसेल्फ हैड नो एक्सपीरियंसेस ऑफ द वॉयज। जो स्विफ्ट है उन्हें मतलब लंबे लंबे सी वाले जो ट्रिप्स हैं उन पर जाने की कोई आदत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। Though he describes each voyage with a wealth of geographical details। देखो उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो इससे पहले कहीं वॉयज पर गई नहीं है। रादर देन दैट वो हर एक वॉयज को इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, उस प्लेस के जोग्राफिकल डिटेल्स इतने अच्छे तरीके से देते हैं। Gulliver's Travel is a remarkable book, yes, obviously, and this is borne out by the fact that it has remained a reader choice even today। आज भी जो रीडर्स हैं वो गुलिवर्स ट्रेवल पढ़ना पसंद करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी जो इन द लैंड ऑफ लिलीपुट वाला पार्ट है वो ही ज़्यादातर लोगों को पता है, बाकी के बारे में इतना नहीं पता है। या फिर ये पता होगा कि एक बार वो उस प्लेस पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे बड़े लोग मिलते हैं। याहू वाला, लापुता वाला, जापान वाला, इसके बारे में ज़्यादातर नहीं पता होता। सो इवन दो ये बुक आज भी रिमार्केबल है एंड इट इज़ स्टिल रीडर्स चॉइस। सो गाइज अगर हम थीम्स की बात करें, सो फर्स्ट थीम इज पर्सपेक्टिव। नॉवल इज अबाउट पर्सपेक्टिव। यस, इस नॉवल में पर्सपेक्टिव के बारे में बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। सोसाइटी एंड स्टेट, जो गुलिवर है वो अलग अलग सोसाइटीज में जाता है, उनके बारे में जानता है, अपनी सिविलाइजेशन के बारे में बताता है। नॉलेज, गुलिवर्स वर्ल्डली नॉलेज मेक्स हिम टॉलरेंट एंड ओपन माइंडेड। यस, वो इतना ज़्यादा घूम लिया है, उसे बहुत ज़्यादा एट लास्ट एक्सपीरियंस हो गया है और वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो गया। सो नॉलेज इज ऑल्सो अ थीम। देन इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, वो पूरी सोसाइटी में जाता है और वहाँ के लोगों के लिए वो इंडिविजुअल एक ऐसा पर्सन होता है जो उनसे अलग होता है। सो इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी इज ऑल्सो अ थीम। देन ट्रुथ एंड डिसेप्शन, सो दीज आर द थीम्स। इसके अलावा और भी थीम्स हमें मिल जाएंगी, लाइक मैन एंड सिविलाइजेशन इज ऑल्सो अ थीम। सो अगर सिंबल्स की बात करें, सो हियर आर द सिंबल्स। लिलीपुटियंस, लिलीपुटियन सिंबलाइजेज एक्सेसिव प्राइड। देन ब्रॉबडिग्नेगियंस सिंबलाइजेज द प्राइवेट, पर्सनल एंड फिजिकल साइड ऑफ ह्यूमन। ठीक है, वो बड़ा प्राइवेट रहते हैं। देन लापुतान्स फुली ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज दैट हैज नो रिलेशंस टू ह्यूमन लाइफ। ठीक है, ह्यूमन लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है उन नॉलेज का। देन होइनिम्स रिप्रेजेंट एन आइडियल ऑफ रेशनल एक्सिस्टेंस। ठीक है, याहूज को बल्कि ज्यादा इंटेलिजेंट दिखाया है। देन क्लोथिंग, क्लोथिंग इज इंपॉर्टेंट सिंबल हेयर आई गेस बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स पर्सपेक्टिव। डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट गारमेंट्स, अलग अलग जगह के अलग अलग गारमेंट्स होते हैं। लाइक इंडिया में ट्रेडिशनल होता है साड़ी, वेस्टर्न में स्कर्ट्स वगैरह। सो एवरी कल्चर हैव इट्स ओन गारमेंट्स जो कि उनका पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं सिंबलाइज और रिप्रेजेंट करता है। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट गुलिवर्स ट्रेवल इन दिस पार्ट। आने वाले पार्ट्स में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आप लोगों को अभी कोई डाउट है देन यू गाइज कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप। I'll give the link of all the three in the description box, so do follow me on Instagram and also on my Facebook page। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।